चलो शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर याद है? कुछ याद आ रही है। चलो पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट। ठीक है। हाँ 10 है। हम्म। चलो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है। अब पढ़ते हैं बजट और सब्सिडीज क्या होता है। पहला टर्म्स ये याद रखो। बजट क्या है? बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड रिसीट्स। रिसीट्स मतलब पैसे कितने आ रहे हैं, अमाउंट कितने, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग फिजिकल एंड द फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के पास एक टाइट बजट होता है। बजट इन सेंस उसके पास कुछ पैसा आता है जिसको उसे खर्च करना होता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। उसको बोलते हैं बजट। ठीक है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया। आर्टिकल 112 बोल रहा है, 112 बोलता है कि भैया कि हमें बजट बनाना जरूरी है, गवर्नमेंट बजट। ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज पता है ना क्या होता है? मैंने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। क्या होता है सब्सिडीज? बिल्कुल। मतलब गवर्नमेंट असिस्टेंट होता है ये हमें। क्यों देती है गवर्नमेंट? क्योंकि हमें हमसे अगर टैक्स चार्ज कर रही है तो उसको कहीं ना कहीं सब्सिडीज देनी होगी। मान लो टैक्स, मान लो 3 सेक्टर हमारे पास हैं। ठीक। किसी एक सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो वहां पे टैक्स किया, अब उसका यूज कहाँ करें? अदर सेक्टर में जहाँ पर ग्रोथ कम है। तो सब्सिडीज वो है हमारी। It refers to the financial assistance provided by the government to the producers to encourage the production and the consumption of a commodity. ठीक। फॉर एग्जाम्पल एमएसपी सुना है? एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। किसको दिया जाता है? फार्मर्स को दिया जाता है। अब ये तो ये क्यों दिया जाएगा फार्मर्स को? बिल्कुल सही। लॉस नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी देती है इसको, एमएसपी। गवर्नमेंट क्या करती है? इनको एक पर्टिकुलर प्राइस दे देती है जिससे कि उनका लॉस ना हो और वो एनकरेज रहे अगला प्रोडक्शन करने के लिए। क्यों? इससे फायदा क्या होगा? अगर गवर्नमेंट एमएसपी देती है डैट मीन्स कि जो फार्मर्स है वो प्रोड्यूस करेंगे उस गुड्स को। अगर मान लो एमएसपी नहीं देगी तो वहाँ पे क्या इशू होगा? फार्मर्स डिस्करेज होंगे वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। फिर वो क्या करेंगे? कुछ दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक। अब गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या हमारा? सबसे पहला है री एलोकेशन रिसोर्सेस। री एलोकेशन रिसोर्सेस क्या है हमारा? रिसोर्स क्या है? क्या? हम्म। नहीं। मे बी कंपनसेशन मिल जाए गवर्नमेंट से। ठीक है। हाँ कुछ मतलब कोई, मतलब डिपेंड करता है। हाँ मतलब इंटेंशनली नहीं जलाना है क्रॉप्स को। क्रॉप्स अगर भाई कुछ अलग नुकसान हो गया, कैलेमिटीज आ गई, तो गवर्नमेंट उसमें असिस्टेंस दे सकता है। ठीक, हेल्प कर सकता है। तो पहला हमारा काम है रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक। तो मान लो रिसोर्सेज क्या है? अमाउंट की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है। ठीक है, मिनरल्स की बात कर रहा है। तो उसको रिलोकेट कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में हम, जहाँ जहाँ जरूरतें हैं। ठीक। तीसरा, दूसरा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ गवर्नमेंट का काम है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या करती है? जो हायर रिच पीपल उनसे पैसा चार्ज करती है, दूसरों को हेल्प करती है। कैसे हेल्प करेगी? फॉर एग्जाम्पल राशन शॉप सुना है सबने? बताओ। तो उसका काम क्या होता है राशन शॉप का? किस रेट पे? फेयर प्राइस पे। याद करो, क्लास 10 में पढ़ा था हमने कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट महंगा खरीदती है लेकिन सस्ता हमें देती है। किसको देती है? जो बीपीएल कार्ड वाले होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ, उसमें देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वेल्थ और इनकम बढ़ जा रही थी, एग्जाम्पल अगर हम लोग। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है यहाँ पे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होगी? हाँ मतलब नॉर्मल सी बात है, वेलफेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी दूसरा नाम भी है कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक। पब्लिक एंटरप्राइज क्या है हमारे? जैसे मान लो लॉ एंड ऑर्डर, इनको भी सैलरी देनी है। हाँ।
पुलिस वालों को एग्जाम्पल सैलरी देनी है हमें, डिफेंस में हमें इन्वेस्ट करने से पैसे कहाँ से आएंगे, सब यहीं से आएंगे, बजट से आते हैं। तो यहाँ पे खर्चा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कैसे, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीजें अंडरटेक करती है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन में अंडरटेक सम गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन। क्यों करती है, इससे फायदा क्या है कि गवर्नमेंट वो गुड्स बनाएंगी जिससे क्या है, ग्रोथ बढ़े। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जब हमारा गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा इकोनॉमी में तब हमारा ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगी। वो गवर्नमेंट एक ध्यान रखती है, कुछ चीजें गुड गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब क्या होता है? हम्म, हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, रीजन टू रीजन मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अलग अलग रिसोर्सेस को, ठीक है, जिससे क्या होगी, ग्रोथ इक्वली ऑलमोस्ट हर एक जगह पे, ठीक। अब बजट कंपोनेंट, बजट में क्या क्या चीज है, तो ध्यान रखो, पहला आता है रेवेन्यू बजट। तो इट शोज द रेवेन्यू रिसीट्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फिस्कल ईयर, ठीक। दूसरा आता है रेवेन्यू रिसीट। एक तो रेवेन्यू बजट क्या है, रेवेन्यू बजट क्या है, जिसमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, दीज आर द गवर्नमेंट रिसीट दैट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स और डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। तो ध्यान रखना, ये वो खर्चे हैं जहां पे कोई एसेट्स नहीं बन रहा है, जहां पे कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही हमारी, ठीक है। तो वो खर्चे दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स की तरफ से पैसा चार्ज कर रही है, तो उनके पास जो पैसा जा रहा है वो क्या है हमारा, वो रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने कोई कोई एसेट्स रिड्यूस किया, ना कोई लाइबिलिटी बढ़ी हमारी। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल गवर्नमेंट ने पैसा लिया हमसे, तो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होता है। ध्यान रखना, पहला क्या है हमारा, रेवेन्यू बजट क्या शो कर रहा है, इट शोज रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि हम कहाँ खर्च करेंगे ये पैसा जो आएंगे हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अब रेवेन्यू रिसीट होता क्या है, वो गवर्नमेंट रिसीट्स दैट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स और डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनता है ये, तो इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसीट। अगला पढ़ते हैं, टाइप ऑफ टैक्सेस। अब टैक्स होता क्या है पहले, इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न डायरेक्टली। द गवर्नमेंट यूजेस दीज रिसीट्स फॉर द सोशल एंड द डेवलपमेंट वर्क, ठीक। तो क्या है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय द, कौन करता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म, तीनों करते हैं। अब क्यों, फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट कुछ नहीं करे, गवर्नमेंट अदर वेज में हमें हेल्प करे। कैसे हेल्प कर रही है, मतलब गवर्नमेंट ने रोड बनाया, रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, वो सब क्या है, वो गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प करेगी, बाय चार्जिंग अस द टैक्स, तो इसलिए बोला है। अब टैक्स भी दो प्रकार के हमारे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो इस पढ़ो, व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेस अ टैक्स ऑन अ पर्सन एंड इट इज पेड बाय द सम पर्सन, सेम पर्सन, एंड इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। किसी एक पर्सन के ऊपर टैक्स करें, ठीक। इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगता है, एक इंडिविजुअल के इनकम पे लगता है। जिसके मान लो 12 लाख रुपए सैलरी है तो उस पर टैक्स लग रहा है, जिस 10 लाख सैलरी है 8 लाख से टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये क्या शो करता है कि ये, अब मान लो जिसकी 12 लाख की सैलरी है, तो वो मना नहीं कर सकता, वो नहीं कहेगा भाई दूसरे से ले लो, उसको ही देना पड़ेगा। तभी यहाँ पे बोला गया है, imposes a tax on a person and is paid by the same person। सेम पर्सन को पे करना है, कोई दूसरा पे नहीं करे उस जगह पे, ठीक। एंड इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी याद रखना, जीएसटी की बात करें हम लोग। इट इज टू बी इनिशियली पेड बाय द प्रोड्यूसर्स ट्रेडर्स, बट it final burden can be passed on the firm final buyers by the way of inclusion or increase in price of the tax commodity। जीएसटी और वैट आर द एग्जांपल ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि टैक्स हर कोई पे कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में टैक्स का बर्डन किस पे जा रहा है, कंज्यूमर के ऊपर जा रहा है। पता है कैसे जा रहा है कंज्यूमर के ऊपर बर्डन, ये कैसे? हम्म, बिल्कुल सही, ठीक है।
इनडायरेक्टली किस पे जा रहा है? कंज्यूमर के ऊपर इम्पोज हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो भाई यहाँ पे मान लो होलसेलर है, ठीक, रिटेलर है, और यहाँ पे क्या है? कंज्यूमर है। अब सपोज करते हैं टैक्स की बात करते हैं, होलसेलर ने टैक्स चार्ज किया रिटेलर से मान लो 12 रुपए, ठीक, एक सर्टेन गुड्स था, मान लो 100 रुपीज का गुड्स था, तो 12% उस पर इंटरेस्ट, 12% हमारा उस पर टैक्स था, तो उसने टैक्स चार्ज किया। अब रिटेलर ने क्या किया, मान लो यही इसी गुड्स को 150 में बेचा किसको? कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर कितना चार्ज किया टैक्स ने? 18 रुपीज चार्ज किया। तो एट द एंड इसका एडजस्टमेंट इससे हो जाएगा, तो कंज्यूमर सारा पे कर रहा है। इसमें जो 18 लिखा हुआ उसमें ये 12 रुपीज इंक्लूडेड है, तो ऑटोमेटिक बर्डन कहाँ शिफ्ट हो गया? हमारा कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब पे कौन कर रहा है? यहाँ पे पे करता है कौन? पेड बाय प्रोड्यूसर स्टेटस, बट इट्स फाइनल बर्डन कैन बी पास टू द फाइनल बायर बाय द वे ऑफ इंक्लूजन और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द टैक्स्ड कमोडिटी। तो प्राइस भी बढ़ रहा है हमारा, टैक्स भी बढ़ रहा है हमारा, ठीक। अगले देखते हैं। अब नॉन टैक्स रिसीट, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया? टैक्स के थ्रू आया। टैक्स के प्रकार, दो प्रकार, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब टैक्स के अलावा गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है? नॉन टैक्स रिसीट्स are those receipts which are received from the source other than the tax। टैक्स के अलावा जो भी गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है वो सब क्या है? नॉन टैक्स रिसीट्स है। हाँ, गवर्नमेंट इनकम और गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च कर रहा है उस पर बेस्ड है पूरा, ठीक। बोला जाता है या फिर आता है हमेशा कि गवर्नमेंट हमेशा नुकसान में होती है। हाँ, हमेशा नुकसान में, वही पढ़ेंगे हम कैसे होती है। अब टैक्सेस कॉस्टिंग नो रिडक्शन इन एसेट्स और नो क्रिएशन लायबिलिटी, सेम है। इसमें ना कोई एसेट कम हो रहा है, ना एसेट ज्यादा मतलब ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही है। पता है ये एसेट से लायबिलिटी की बात क्यों कर रहे हो? जब एसेट्स घटता है दैट मीन्स गवर्नमेंट का पैसा आएगा, क्यों? एसेट बेचेगा वो, है ना, तभी तो पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास। लायबिलिटी कब बढ़ेगी? जब गवर्नमेंट उधार लेगा। तो यहाँ पे ना एसेट घट रहा है ना उधार बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फीस, फाइन्स, शीट्स, ग्रांट्स, डोनेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देखो, चालान किसका पार्ट है? पेनल्टी किसके पार्ट है? टैक्स का पार्ट है, नॉन टैक्स का पार्ट है, तो वही इसी पे है। पेंशन तो यूनिटेटर पेमेंट हो तो गवर्नमेंट करता है वो, गवर्नमेंट, हाँ। हाँ तो वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, हाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो पेंशन वाला। और ये हमारा क्या है? नॉन टैक्स रिसीट्स, गवर्नमेंट को मिल रहा है पैसा उल्टा बिना कोई काम किए, ठीक। अब देखो इसमें आता है, फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है ये? नहीं। हम्म। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट दैट इज रिलेटेड टू द करंट फाइनेंशियल ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो गवर्नमेंट इस साल जो खर्चा कर रही है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक ही साल के लिए जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या है? देखो गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है। कहाँ से लोन ले रही है? आईएमएफ से, कहीं से बाहर से लोन ले रही है। तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है दैट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने लोन लिया था हाईवेज बनाने के लिए, सपोज करते हैं। तो अब हाईवेज को रीपेमेंट करना होगा ना, तो रीपेमेंट कहाँ से होगा? रिसीट से ही होगा। रेवेन्यू रिसीट जो आएंगे उसे से पे करेंगे हम। तो प्राइवेटाइज कर, तो वो अलग चीज़ है। प्राइवेटाइज मतलब कभी कभी गवर्नमेंट भी लोन लेता है। हम्म। 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 हाँ एसेट आया। हाँ ठीक है। हाँ गवर्नमेंट एसेट है, गवर्नमेंट से रीपेमेंट करेगी, एग्जाम्पल है हमारा। रीपे भी तो करेगी, इंटरेस्ट प्लस पूरा अमाउंट, तो हमसे चार्ज होगा वो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा वो हमारा, ठीक। अब these expenses do not cause an increase in government assets or do not cause any reduction in the government liability, clear। ये एक्सपेंसेस जहाँ पे हमारा कोई एसेट्स बन नहीं रहा है और दूसरा हमारा कोई लाइबिलिटी घट नहीं रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बता कैपिटल बजट। कैपिटल बजट
इट शोज द कैपिटल रिसीट्स एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे वर्ड कैपिटल आया। अब रेवेन्यू में क्या था, जहां पे कोई एसेट्स डिक्रीज नहीं हो रहे ना कोई लाइबिलिटी बढ़ रही, तो अब यहाँ पे ऐसा चीज होगा तो उसे कैपिटल बजट बोलते हैं। तो कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड दोस व्हिच क्रिएट अ करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट सच एज लोन्स। गवर्नमेंट लोन लिया तो लायबिलिटी गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई, तो वो कैपिटल क्या है? कैपिटल रिसीट्स है हमारा। कॉस्ट रिडक्शन इन एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट सच एज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? मान लो सपोज करो गवर्नमेंट ने कोई हाँ इंडियन रेलवे की बात करते हैं हम लोग, है ना। गवर्नमेंट के पास इंडियन रेलवे था, सपोज करते हैं इसका 100% था। अब उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, उसका 30% क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया, है ना। प्राइवेटाइज मतलब होता है बेच दिया, डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब क्या हुआ, इससे पैसा उनको रिसीव हुआ, 30% कहाँ चला गया? कोई और यूज कर रहा है, प्राइवेट कंपनी यूज कर रही है उसको, ठीक। उसको डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वहां से पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक। कोई भी चीज प्राइवेटाइज कर दिया, जो पहले पब्लिक था उसको प्राइवेटाइज कर दिया, तो वो डिस इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, ठीक। तो उससे क्या होगा, उनके पास एसेट्स घट जाएंगे। एसेट्स 100% वहां से 70% एसेट रह गया और पैसा उनके पास आया। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है हमारा? इट इज एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विच कॉसेज इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एसेट और कॉसेज रिडक्शन इन द गवर्नमेंट लाइबिलिटी। इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या कंडीशन होना चाहिए? क्या जहां पे एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरा हमारा लाइबिलिटी घट रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? रिसिट एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ रहा हो, लाइबिलिटी घट रही हो, ये तो है एक्सपेंडिचर। तभी तो एक्सेट बढ़ेगा हमारा, खर्च जब करेगा। यहाँ खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पैसा उनके पास आ रहा है। पैसा कैसे आएगा? या तो अपना एसेट बेच दें या तो उधार ले लें। इधर पैसा कैसे जाएगा? एसेट बढ़ेगा या तो उधार घटेगा, रीपेमेंट करेगा। तो ये क्लियर है, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ जाए, सपोज गवर्नमेंट के पास रिसीट है, जो है वो एक्सपेंडिचर से कम है। मान लो रिसीट 80 रुपए की है, 80 रुपए, 80 करोड़ से एग्जाम्पल ले लो, और एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 100 करोड़ का। तो 20 करोड़ का डिफरेंस है, नेगेटिव बैलेंस, तो क्या कहलाता है? डेफिसिट कहलाता है, ठीक। वो पढ़ते हैं। अब बजट डेफिसिट कब होता है? इट इज एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स। मतलब एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, तो ये जो डिफरेंस हो क्या कहलाएगा? वो बजट डेफिसिट कहलाएगा। अब इसके भी अलग अलग कंसेप्ट हैं। बजट डेफिसिट है लेकिन उसके भी कितने पार्ट? 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब सुनो, पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू ने क्या पढ़ा था? हमने बात किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। तीसरा दूसरा क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स की। उनके डिफरेंस को हम बोलेंगे क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा आता है फिजिकल डेफिसिट। क्या होता है? अब दोनों सुनो ध्यान से, फिजिकल डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट हम बात करें पूरे ईयर की, टोटल पूरे ईयर की, इसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करना है, लेस करना है रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स अदर देन गवर्नमेंट बोरोइंग्स। याद रखना है चीज, इसको मार्क कर लो, इसको लिख लो, फॉर्मूला है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर से बता रहा हूँ मैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? हम सिर्फ रेवेन्यूज की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने रेवेन्यू रिसीट्स। अगर वर्ड आता है फिजिकल डेफिसिट, तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? दोनों की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट अदर देन गवर्नमेंट बोरिंग्स, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। फॉर्मूला ध्यान रखो, पेपर में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आता है इसका, ठीक। अगला, अब वर्ड आता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या होता है? ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है हमारा? बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट वी गेट प्राइमरी डेफिसिट। तो फॉर्मूला क्या हुआ? प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स, इसका डिफरेंस होता है। फिर से बता रहा हूं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट तीनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, क्या चीज? नहीं नहीं, ठीक है, ये क्लियर है? लिख ले फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला लिख लो, बैठे हो।
चलो अब अगला चलते हैं, ये तीन चीज याद रखना, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट, बजट टाइप एंड मेजर्स। आप सुनो, टाइप ऑफ बजट्स कितने होते हैं हमारे? टाइप ऑफ बजट पहला होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या होता है? जहां पे हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर हो जाए। दूसरा, डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपेंडिचर बड़ा हो रेवेन्यू से। सरप्लस कब होता है? जब हमारा एक्सपेंडिचर कम हो रेवेन्यू से। सरप्लस बहुत ही रेयर केस का भी हो गया, नहीं जल्दी। गवर्नमेंट को हमेशा नुकसान होता है, सरप्लस रहता ही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, मेजर टू करेक्ट द गवर्नमेंट डेफिसिट। अगर मान लो गवर्नमेंट डेफिसिट है, मतलब बजट है, वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। अब जो डिफरेंस है, मैंने क्या बोला था कि भाई गवर्नमेंट 100 खर्च कर रही है, उसके पास बस 80 रिसीट्स है, तो जो 20 है हमारा नेगेटिव बैलेंस, अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे? हमें खर्चा तो करना है बराबरी में। अभी 20 कहाँ से लेगी गवर्नमेंट? तो कहाँ से लेगी? पहला, रेजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या कर सकती है? टैक्स बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया तो यहाँ पे कवर कर सकती है 20। अब अभी भी कवर नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मॉनेटरी एक्सपेंशन और डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? आरबीआई से उधार लेगी, आरबीआई से बोलेगी भाई प्रिंट कर दो पैसा, जिसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, आरबीआई करेगी ये चीज। ठीक है, पैसा उससे लेगी। दूसरा, बोरिंग्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। किसके थ्रू? बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, डिबेंचर्स थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेगी कि हमें उधार दे दो। तीसरा, डिस इन्वेस्टमेंट। अभी पैसा पूरा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना शेयर्स को बेच देगी, कोई पब्लिक कंपनी के पार्ट को बेच देगी, पैसा चाहिए। हाँ। अब तीसरा, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि वो अपना खर्चा कम करते हैं, अपना एक्सपेंडिचर कम करते हैं। करती है, फॉर एग्जाम्पल देखो अभी एजुकेशन में ही तो हुआ, 94,000 स्कूल्स बंद हो गए। क्यों बंद हो गए भाई? और क्यों बंद की जरूरत थी? बिल्कुल, वो ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट देखो, ये जो है इनका लास्ट ऑप्शन होता है ये। ठीक। हाँ, मतलब सारे जो सीएम के जो सैलरी होती है सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक। तो ये 5 तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अपने डेफिसिट को करेक्ट कर सकती है। पहला क्या करेगी? गवर्नमेंट रेवेन्यू अपना बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ा देगी। दूसरा क्या करेगी? मॉनेटरी एक्सपेंशन और डेफिसिट फाइनेंस, आरबीआई से बोलेगी पैसा दे दो। तीसरा, बोरिंग फ्रॉम जनरल पब्लिक, हम लोग से पैसा मांगी, गवर्नमेंट मांगेगी। चौथा, डिस इन्वेस्टमेंट। और पांचवा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दें। हाँ। अगर तुम पार्लियामेंट में टैबलेट बांटोगे, आईफोन बांटोगे, तो क्या होगा? पैसा किसका? जनरल पब्लिक का ही तो है। ऑब्वियस सी बात, हम सरप्लस हो नहीं पाएंगे कभी भी, हमेशा डेफिसिट में होता है। बताओ, नेता बन जाए सब कुछ मिल जाएगा? अब सुनो ध्यान से। अब डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है, क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट एंटरप्राइज और इंडिविजुअल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज बेच दिया सर्टेन पार्ट, पैसा ले लिया। अब क्या मतलब गवर्नमेंट का क्या नुकसान है? पैसा चाहिए, बेच दो। पैसा चाहिए, बेच दो। उनका खुद का नहीं है भाई, बेच ही दे रहे हैं, बेच दो। पब्लिक का, तभी बेच दो। अब वहीं पे मान लो ये जो ट्रेन रन कर रही है वंदे भारत, ये सब इतना महंगा क्यों है? प्राइवेट कर दिया उसको। यही तो रीजन है, डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा नुकसान पब्लिक को ही होता है। ठीक, गवर्नमेंट खर्चा क्यों करेगी फालतू इतना? ठीक। अब अब देखो ध्यान से, अ गवर्नमेंट कैन हैव अ रेवेन्यू सरप्लस बट स्टिल फेस अ फिस्कल डेफिसिट ड्यू टू द हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कंडीशन हो सकता है कि मे बी रेवेन्यू रिसीट जो है वो ज्यादा हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ठीक है, सुनो ध्यान से। कभी कभी गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिल जाएगा पर एक्सपेंडिचर कम रहेगा, बट फिस्कल कभी भी सरप्लस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए बोला गया है अ गवर्नमेंट कैन हैव अ रेवेन्यू सरप्लस बट स्टिल फेस अ फिस्कल डेफिसिट ड्यू टू द हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट क्यों होता है? क्या होता है फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट का? बताता, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स माइनस, उल्टा हो गया भाई, माइनस आगे लिखो, माइनस
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। ये क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सरप्लस में जाएंगे नहीं टोटल में। कभी कदार हो सकता है कि एक साल में मतलब टैक्स ज़्यादा दे दे गवर्नमेंट को हमने, उनका जो खर्चा कम होगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमेशा ज़्यादा रहता है। हाईवे सर्विस बनाना है, ये सब करना है, खर्चा ज़्यादा रहता है। एक अब पढ़ो। हाँ अब सुनो, अब पढ़ना कैसे है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे पढ़ोगे? RREMER शॉर्ट फॉर्म्स है, रट लेना उसको, ठीक। अब कैसे पढ़ना है? रिच रीजन्स एंजॉय मोर इक्वल ग्रोथ रेगुलरली, ठीक है। रिच रीजन एंजॉयज इक्वल, एंजॉय मोर इक्वल ग्रोथ रेगुलरली, यहां से देखो। हाँ रिच रीजन्स, हाँ ये ऑब्जेक्टिव याद कैसे करना है? रिलोकेशन रिसोर्स, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट है ये, ठीक, लिख लो उसको। चलो आगे बढ़ते, ही हो गया। अब सुन ध्यान से अगला। अब देखो, मेजर टू करेक्ट द डिफरेंट डेफिसिट। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? रेडियो मास्टर बुक डांसिंग लुइस। हाँ, अब कैसे पढ़ेंगे? रेजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, मॉनेटरी एक्सपेंशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरिंग्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, डिसइन्वेस्टमेंट, लोअरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, तो मतलब इसको याद करना इजी रहेगा क्योंकि एग्जाम में यही आते हैं मेन क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो वो ऊपर लिखोगे। और दूसरा चीज पूछ सकता है कि गवर्नमेंट डेफिसिट कैसे सही कर सकती है, तो 5 पॉइंट से हमारे। हाँ वो तो, पर ये आपको मेन हेडिंग से, मेन हेडिंग सेम टू सेम ऐसे लिखनी है आपको, कुछ और चेंज नहीं करना है, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 1000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 1200, है ना। अब सुन ध्यान से। टैक्स रिसीट 700, नॉन टैक्स रिसीट 400, इंटरेस्ट पेमेंट 100 है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 150 और कैपिटल रिसीट्स इंक्लूडिंग द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1000, ठीक है। ध्यान देख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें 1000 दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें 1200 दिया है। टैक्स रिसीट्स क्या? रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जहां पे हमारा एसेट्स ना, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी हमारी घट रही है, ठीक है। रेवेन्यू में क्या होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ना एसेट बढ़ता है ना लाइबिलिटी घटती है एक्सपेंडिचर में, ठीक। दूसरा टैक्स रिसीट क्या है हमारा? ये हमारा रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक। नॉन टैक्स भी हमारा रेवेन्यू रिसीट्स है। इंटरेस्ट पेमेंट हेल्प करेगा किसमें? हमें फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारे पास दिए हैं, ये इंक्लूड नहीं होते। मतलब अगर तुम्हें कैपिटल रिसीट्स निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल रिसीट्स माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1000 माइनस 150, सो आंसर विल बी 850। तो कैपिटल रिसीट कितना हो गया हमारा? 850 हो गया। अब देखो, अब हमें रेवेन्यू डिसिट पढ़ना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? 1200 माइनस 1100, कितना आया हमारा? 100 करोड़। से क्लियर है? बोलो। ये दोनों मिला के हमारा क्या बना है? रेवेन्यू रिसीट बना है।
ऐसे न्यूमेरिकल्स आने हैं पेपर में, ये दो मिलके रेवेन्यू रिसीट बनेगा। अब मैं बता रहा हूँ, बताओ रेवेन्यू क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। तो हमें क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो आंसर कितना आया हमारा 1100, फिर इसमें से लेस किया तो आंसर आया हमारा 100। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ गया फॉर्मूले से। अब आगे देखते क्या दिया हमें। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स और माइनस कैपिटल रिसीट्स। अब क्या है यहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 1200 प्लस 1000, ठीक, माइनस। अब तो यहाँ पे 150 भी लेस कर रहा है। क्यों लेस कर रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो चाहो तो तुम यहाँ लिख दो, चाहो तुम इसमें से लेस करके लिख दो, दोनों सेम है। ठीक, लेस किया, वैल्यू कितनी आई 250 करोड़। तो ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया है फिस्कल डेफिसिट आया। याद रखना, पहला क्या पढ़ा हमने, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। अब मैं पूछूंगा कि बताओ कि अब हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है, कितना होगा प्राइमरी डेफिसिट, फॉर्मूला क्या है प्राइमरी डेफिसिट का, बताओ। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया हमारा 250 करोड़ हो गया, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है हमारा 100 है। तो आंसर कितना है हमारा 150 हमारा प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक, एग्जांपल आ गया 150 हमारा प्राइमरी डेफिसिट है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आने हैं, इस तरह कंसेप्ट पूछेगा। शॉर्ट में समझाया, शॉर्ट में पढ़ाया। अब काम है बुक से रीड करना में, एनसीईआरटी या फिर जो हम रेफरेंस बुक हमारी सूरत डालो, रीड करो, डाउट्स निकालो, पूछो। ये शॉर्ट में बताया बस मैंने।